नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जो सीए इंटर के छात्रों की रातों की नींद उड़ा देता है, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हमारे पास जनवरी 2026 की परीक्षा के लिए तैयार किया गया स्टडी मटेरियल है और हमारा मिशन साफ है, इस पहाड़ जैसे चैप्टर के सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट हिस्सों को आसान बनाना। हम एग्जाम ट्रेंड्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और उन कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करेंगे जहां अक्सर मार्क्स कटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ही बड़ा बेसिक है। जब हर बिजनेस साल के अंत में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता ही है, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जस का तस क्यों नहीं मान लेता? ये इतने सारे एडजस्टमेंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और पीजीबीपी की आत्मा इसी में बसी है। देखिए, पीएनएल अकाउंट बनता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, लेकिन टैक्स लगता है इनकम टैक्स एक्ट के नियमों के हिसाब से। अच्छा। और दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। अकाउंटिंग का मकसद है बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना, जबकि इनकम टैक्स का मकसद है सही टैक्सेबल इनकम निकालना। तो मतलब दो अलग-अलग मकसद हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए हम नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन फिर उसे इनकम टैक्स एक्ट के फिल्टर से गुजारते हैं। इस फिल्टर में हम दो मुख्य काम करते हैं। पहला, उन खर्चों को वापस ऐड बैक करते हैं जो पीएनएल में डेबिट तो है, लेकिन इनकम टैक्स उन्हें खर्चा नहीं मानता। ओके, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। हाँ, और दूसरा, उन इनकम्स को घटाते हैं जो पीएनएल में क्रेडिटेड है पर टैक्स के नजरिए से बिजनेस इनकम नहीं है, या उन डिडक्शंस को अलाउ करते हैं जो पीएनएल में नहीं है पर एक्ट इजाजत देता है। राइट। और एक बात जो हमें शुरू में ही दिमाग में रखनी है, वो है दो टैक्स रिजीम्स का होना। एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब सेक्शन 115 बीएसी, जिसमें टैक्स रेट्स कम है। हाँ, टैक्स रेट्स कम है लेकिन कई डिडक्शंस की कुर्बानी देनी पड़ती है। और दूसरी है ऑप्शनल रिजीम, जहां आप पुराने रेट्स पर टैक्स देते हैं लेकिन सारी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो हर सवाल में पहले ये देखना होगा कि एसएसई कौन सी रिजीम में है। एब्सोल्युटली, ये पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स का खेल है। इन एडजस्टमेंट्स में सबसे बड़ा खिलाड़ी तो डेप्रिसिएशन ही लगता है। पीएनएल अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन होता है और इनकम टैक्स में भी। तो इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। सेक्शन 32 के तहत इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन एक पूरी अलग दुनिया है। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, इट इज अ मैंडेटरी डिडक्शन। मैंडेटरी मतलब क्लेम करना जरूरी है? हाँ, मतलब अगर आपने इसे क्लेम नहीं भी किया तो भी असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेट करते समय इसे घटाएगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि इस साल मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है इसलिए मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा। नो चॉइस। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और क्या खास है इसमें? मैंने ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में बहुत सुना है, ये क्या भला है? इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर कुर्सी और मेज का अलग अलग हिसाब नहीं रखना चाहता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोचिए कि एक बड़ी कंपनी के पास 500 कंप्यूटर हैं, हर एक की अलग अलग परचेज डेट, अलग अलग वैल्यू। हाँ, हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इनकम टैक्स कहता है इतना झंझट मत पालो, तुम्हारे जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब पे 40% डिप्रिसिएशन लगता है, तो उन्हें एक ही बक्से में डाल दो। इस बक्से को हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सिंपल। हाँ, साल में कोई नया कंप्यूटर खरीदा तो उसे बक्से में डाल दो, कोई पुराना बेचा तो उसकी सेल वैल्यू बक्से की टोटल वैल्यू से कम कर दो, और साल के अंत में जो भी क्लोजिंग वैल्यू बचे उस पर सीधा 40% डिप्रिसिएशन लगा दो। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ये तो वाकई लाइफ सिंपल करता है। और वो 180 डेज वाला नियम क्या है, ये भी काफी सुनने में आता है। हाँ, ये एग्जाम क्वेश्चंस में एक क्लासिक एडजस्टमेंट पॉइंट है। नियम बहुत सीधा है। अगर आपने कोई एसेट पिछले साल खरीदा और उसे 180 डेज से कम के लिए बिजनेस में यूज किया, ओके, तो उस साल आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट का सिर्फ 50% ही मिलेगा। सिर्फ आधा? जी। मान लीजिए आपने 15 दिसंबर को एक मशीनरी खरीदी जिस पर 15% का रेट है। क्योंकि वो 180 डेज से कम यूज हुई, तो उस साल आपको उस पर सिर्फ 7.5% डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। अगले साल से पूरा 15% मिलेगा, पर पहले साल आधा। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ा है। ये तो एक बोनस कैसा लगता है? क्या सरकार मुफ्त में टैक्स बेनिफिट दे रही है? मुफ्त तो नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अच्छा। सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। अच्छा, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल।
इसलिए ये नियम बनाया गया है कि अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के बिजनेस में है और वो कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो उसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट पर 20% का एक और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। 20% सीधा सीधा, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली और सबसे ज़रूरी शर्त जो जनवरी 2026 एग्जाम के लिए क्रिटिकल है, ये फायदा सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलता है। अच्छा, डिफॉल्ट रिजीम वालों को नहीं? अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को भूल जाइए। दूसरी बात, ये सिर्फ नई प्लांट एंड मशीनरी पर है, सेकंड हैंड पर नहीं। और यहाँ एक क्लासिक MCQ ट्रैप है। ये जहाज़ों, विमानों या ऑफिस अप्लायंसेस जैसे कि AC, कंप्यूटर, प्रिंटर पर नहीं मिलता। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफिस में नया AC लगाया तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। और क्या इस पर भी 180 दिन वाला नियम लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। अगर नई मशीनरी 180 दिन से कम यूज हुई तो उस साल 20% की जगह 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और बाकी का 10%? और बचा हुआ 10% आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपका जाता नहीं, बस स्प्लिट हो जाता है। तो हमने देख लिया कि नेट प्रॉफिट से शुरू करके हम डेप्रिसिएशन जैसे बड़े और ज़रूरी खर्चे कैसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हमें वो जाल देखने होंगे जो इनकम टैक्स ने बिछाए हैं, यानी वो खर्चे जो P&L अकाउंट में होने के बावजूद आपकी टैक्सेबल इनकम से घटाने नहीं दिए जाते। इन्हें ही हम डिसअलाउंसेस कहते हैं। और ये डिसअलाउंसेस एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है। यहाँ गलती का मतलब है सीधे सीधे मार्क्स का नुकसान। 3 सेक्शंस तो हर स्टूडेंट को रटे हुए होने चाहिए, 40A-IA, 40A3 और 43B। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सेक्शन 40A-IA किस बारे में है? ये सेक्शन TDS कंप्लायंस को लेकर बहुत सख्त है। ये कहता है कि अगर आपने किसी रेजिडेंट को कोई ऐसा पेमेंट किया जिस पर TDS कटना चाहिए था, जैसे प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, रेंट, कमीशन, ओके, और आपने TDS काटा ही नहीं या काट कर ड्यू डेट तक सरकार को जमा नहीं कराया तो हम आपको सजा देंगे। सजा मतलब जुर्माना लगेगा? जुर्माने से भी बदतर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपके उस खर्चे का 30% डिसअलाउ कर देंगे। 30%? हाँ, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया और TDS काटना भूल गए तो P&L में तो आपने पूरा 10 लाख रुपए खर्चा दिखाया होगा, लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में 3 लाख रुपए यानी 30% ऑफ 10 लाख वापस आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 3 लाख पर फुकट का टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल। सिर्फ TDS ना काटने पर 30% खर्चे को डिसअलाउ कर देना थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? आने के लिए मजबूर करता है। समझ गया। अब आते हैं सेक्शन 40A3 पर। ये तो कैश पेमेंट्स के बारे में है ना? हाँ, और ये काले धन पर लगाम कसने के लिए बनाया गया है। नियम कहता है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को एक दिन में एक बिल के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कैश में किया तो आपका वो पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 30% नहीं, पूरा 100%। पूरा 100%? मतलब अगर मैंने 12,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया तो पूरा 12,000 रुपए मेरी इनकम में वापस जुड़ जाएगा? जी हाँ, पूरा का पूरा। इसमें एक छूट है कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर को भाड़े का पेमेंट कर रहे हैं तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर्स के लिए थोड़ी राहत है। हाँ, पर ये नियम बहुत सख्त है और एग्जाम क्वेश्चंस में इसे टेस्ट करने का ये एक पसंदीदा तरीका है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सेक्शन पर, 43B। मैंने सुना ये सबसे ट्रिकी है। इसे एक्चुअल पेमेंट बेसिस सेक्शन क्यों कहते हैं? इसे समझने के लिए सोचिए कि सरकार कुछ भुगतानों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ये वो भुगतान है जो या तो सरकार को खुद मिलने वाले हैं या जो कर्मचारियों के भले के लिए हैं। जैसे कि कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, कर्मचारियों का बोनस या कमीशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF और बैंकों से लिए गए लोन पर ब्याज। तो सरकार इन खर्चों को लेकर इतनी सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि बिजनेस क्या करते थे, P&L में खर्चा ड्यू बेसिस पर दिखा देते थे। मान लीजिए मार्च के महीने का GST ड्यू हो गया तो P&L में खर्चा दिखा दिया और टैक्स बचा लिया, लेकिन असल में सरकार को पेमेंट महीनों बाद करते थे। अच्छा, तो लूप होल का फायदा उठाते थे। हाँ, तो सरकार ने कहा अब ये नहीं चलेगा। सेक्शन 43B कहता है कि ये जो स्पेसिफाइड खर्चे हैं इनकी डिडक्शन आपको अक्रूअल या ड्यू बेसिस पर नहीं बल्कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। मतलब जब पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने खर्चा इस साल किया लेकिन पे अगले साल किया तो डिडक्शन भी अगले साल ही मिलेगी? बिल्कुल।
हालांकि सरकार ने एक रियायत दी है। वो क्या है? अगर आप इन खर्चों का भुगतान अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो डिडक्शन आपको इसी साल मिल जाएगी। अच्छा, तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक का टाइम है। लेकिन एक बहुत बड़ा बट है जो जनवरी 2026 एग्जाम के लिए सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। रुकिए, ये वही एमएसएमई वाला नया नियम है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, यही वो अमेंडमेंट है। सरकार ने सेक्शन 43B की लिस्ट में एक और आइटम जोड़ दिया है, एनी सम पेएबल टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। सरकार चाहती है कि छोटे व्यापारियों को उनका पैसा समय पर मिले। राइट। तो नियम यह है कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल सप्लायर से माल खरीदते हैं तो आपको एमएसएमई एक्ट के तहत उसे 15 या 45 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर 43B का नियम बदल जाता है। बाकी खर्चों के लिए तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक का समय मिलता है, लेकिन एमएसएमई पेमेंट के लिए ये रियायत नहीं है। मतलब कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं? कोई नहीं। अगर आपने 31 मार्च तक ड्यू हुई पेमेंट को 15-45 दिन में नहीं चुकाया तो वो खर्चा आपको उस साल अलाउ ही नहीं होगा। उसकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप अगले साल या उसके बाद कभी असल में पेमेंट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन है बिजनेसेस पर। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी कोई पेचीदगी है ना? ये भी एक क्लासिक ट्रैप है, राइट? द अल्टीमेट ट्रैप। ये हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। पीएफ में 2 तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हाँ, और दूसरा जो वो एम्प्लॉय की सैलरी से काट के जमा कराता है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन 43B में आता है। मतलब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी जमा करा दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो असल में कर्मचारी का पैसा है वो सेक्शन 36(1)VA में आता है और कानून कहता है कि ये पैसा आपको पीएफ एक्ट में दी गई ड्यू डेट तक जमा कराना ही होगा। और अगर लेट हो गए तो? अगर आप उस ड्यू डेट से एक दिन भी लेट हुए तो वो डिडक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी, हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएगी। ये इतना कॉमन एग्जाम पॉइंट है कि इसे 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए। डिप्रिसिएशन, टीडीएस, कैश पेमेंट्स, 43B, ये सब सुन के तो किसी भी छोटे दुकानदार या नए डॉक्टर का सिर चकरा जाएगा। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके लिए कोई शॉर्टकट या एस्केप रूट नहीं देता? देता है, और उसी एस्केप रूट का नाम है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। ये उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हैं जो डिटेल्ड अकाउंट्स मेंटेन करने और टैक्स ऑडिट कराने के झंझट से बचना चाहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सरकार कहती है आप हमें बस अपना टोटल टर्नओवर बता दीजिए, हम मान लेंगे कि आपकी इतनी इनकम हुई है। ये तो बहुत आसान लगता है। ये किसके लिए? इसके लिए 3 मुख्य सेक्शंस हैं। पहला है सेक्शन 44AD जो छोटे बिजनेसेस के लिए है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं। ओके। सरकार कहती है आप बस अपने टर्नओवर का 8% अपनी इनकम डिक्लेयर कर दीजिए और बात खत्म। अगर आपके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस डिजिटल हैं, मतलब कैश रिसीट्स कुल टर्नओवर के 5% से कम है, तो आपको सिर्फ 6% ही इनकम दिखानी होगी। और इस डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली शर्त को पूरा करने पर टर्नओवर की लिमिट भी 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो जाती है। ये लिमिट का बढ़ना भी एक रीसेंट अमेंडमेंट है। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स मान लेता है कि उस 8% या 6% में आपके सारे खर्चे एडजस्ट हो गए हैं। आपको सेक्शन 30 से 38 तक की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। न बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत, न ऑडिट कराने का झंझट। ये तो बिजनेसेस की बात हुई। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट्स के लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए है सेक्शन 44ADA। अगर उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख तक है तो वो अपनी टोटल रिसीट्स का सीधा 50% अपनी इनकम मान सकते हैं और टैक्स दे सकते हैं। 50%? हाँ, और यहाँ भी वही 5% कैश रिसीट्स वाली शर्त पूरी करने पर लिमिट 50 लाख से बढ़कर 75 लाख हो जाती है। 50% इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल्स के खर्चे बिजनेसेस के मुकाबले कम माने जाते हैं। और एक सेक्शन 44AE भी है जो ट्रांसपोर्टरों के लिए है। सही, ये उन लोगों के लिए है जो माल ढुलाई मतलब गुड्स कैरेज का काम करते हैं और जिनके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है। तो उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? यहाँ इनकम टर्नओवर पर नहीं बल्कि गाड़ियों की संख्या पर निकाली जाती है। हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए इनकम 1000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ मानी जाती है और बाकी गाड़ियों के लिए फ्लैट 7500 रुपीज पर व्हीकल पर मंथ। बस गाड़ियों की संख्या गिनो और इनकम निकाल लो। तो आज हमने पीजीबीपी के इस विशाल समंदर में गोता लगाया।
हमने नेट प्रॉफिट से शुरू होने वाले सफर को समझा, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन के जरूरी नियमों को देखा। और फिर 40A, 3 और 43B जैसे उन खतरनाक जाल से बचने के तरीके सीखे जो परीक्षा में अंक कटवा सकते हैं। बिल्कुल। और हमने MSME पेमेंट्स और एम्प्लॉई PF कंट्रीब्यूशन पर हुए लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के महत्व को भी समझा, जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ। और अंत में प्रिजम्पटिव स्कीम्स के रूप में एक आसान रास्ता भी देखा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि वो रास्ता किसके लिए है और उसकी शर्तें क्या हैं। आखिर में एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले मैंने अपनी किताबों में 50,000 रुपए का एक खर्चा दिखाया था जिसके लिए मैंने किसी को पेमेंट करनी थी। मैंने उस पर टैक्स बेनिफिट भी ले लिया। आज मेरा वो क्रेडिटर मुझे फोन करके कहता है, चलो रहने दो, वो पैसे मत दो, मैंने माफ किया। तो ये 50,000 रुपए तो मेरा सीधा सीधा फायदा हो गया। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर नजर रखता है या वो इसे भूल चुका है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की याददाश्त बहुत तेज होती है। अच्छा। यही सेक्शन 41, जिसे डीम्ड प्रॉफिट्स कहते हैं, काम आता है। कानून कहता है कि जिस खर्चे पर आपने पहले कभी टैक्स बचाया था, अगर वो बाद में आपकी लायबिलिटी नहीं रहती और आपको उसका फायदा मिल जाता है, तो वो फायदा अब आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स कुछ नहीं भूलता? सीधी सी बात है, इनकम टैक्स कुछ नहीं भूलता। ये एक ऐसा एरिया है जिसे PGB पढ़ते हुए जरूर देखना चाहिए।